चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी हो या आपकी सर्विस बेस्ड स्ट्रैटेजी हो। जब हमें 6 मंथ से 1 ईयर में ये एनालाइज हो जाता है कि हमारा आइडिया फ्रूटफुल है, उसके बाद हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे मिनिमम हमें 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स की। जो आपके 2 डायरेक्टर्स हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई आउटसाइडर्स, आपके फ्रेंड्स या आपके इन्वेस्टर्स, कोई भी हो सकता है। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लिमिटेशंस होती है 200 शेयर होल्डर्स की। 200 शेयर होल्डर्स जो हमारे होते हैं बेसिकली वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो जिनसे भी हमें इन्वेस्टमेंट लेना होता है उनको हम लोग शेयर होल्डर्स बनाते हैं। इनिशियली जैसे आप लोग जो स्टार्टअप्स करते हैं वो इन्हीं 2 जो अपने मेंबर्स होते हैं या तो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स होते हैं उनको मिलके एक स्टार्टअप रेडी करते हैं। देन वो लोग एंजल फंडिंग्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग्स या स्टार्टअप्स को रीच आउट करते हैं। जैसे आई स्टार्ट है तो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द मेंटोरशिप, इन द इंक्यूबेशंस। तो वो लोग उनको भी रीच आउट करते हैं कि उनको कोई इन्वेस्टमेंट मिले, उनको कोई फंडिंग मिले। जब कोई भी इन्वेस्टर आपको फंडिंग देता है, इन रिटर्न वो आपसे या तो इक्विटी लेता है या आपसे प्रेफरेंस शेयर्स लेता है या आपसे डिबेंचर्स लेता है। तो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही पॉसिबल होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो एक 1 पर्सन इंडिविजुअल की फर्म होती है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा इंडिविजुअल से सेपरेट रहती है। सपोज कीजिए कि अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो कंपनी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता, कंपनी वैसे की वैसे ही चलती रहती है। ठीक है, आप अगर डेथ हो गई है तो उनका कोई नॉमिनी है तो वो अपॉइंट हो जाता है, नहीं तो जो बाकी के डायरेक्टर्स बचते हैं वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट की बात करूं मैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट, मतलब सबसे अच्छा जो फायदा होता है प्राइवेट लिमिटेड का वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। मैं एक एग्जांपल लूंगी इसके लिए। एग्जांपल ये है कि सपोज कीजिए कि आपने बैंक से कोई लोन लिया, 2 साल 3 साल तक आप रीपे कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट, लेकिन हमें लगता है कि कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो इसको रीपे कर पाए। तो अगर डायरेक्टर की इसमें कोई भी पर्सनल गारंटी नहीं होती है तो कभी भी बैंकर्स या कोई भी गवर्नमेंट आपको पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकती। कंपनी के पास जो एसेट्स होते हैं सिर्फ वही एसेट्स जो होते हैं वो बैंकर्स लेके जा सकते हैं। जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप्स में देखते हैं कि आपने अगर पर्सनल बैंक लोन लिया है बिजनेस के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, तो अगर आप रीपे नहीं कर पाते हैं तो वो आपके जो भी एसेट्स होते हैं, आपकी कार्स होती हैं, आपके हाउसेस होते हैं, उनको सीज कर देते हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई भी हार्म नहीं होता है। थर्ड जो हमने डिस्कस किया था जो कि होता है फंड रेजिंग, तो अगर हमें इन्वेस्टर्स से कोई भी फंड चाहिए होता है तो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू रीच कर सकते हैं। चौथा मैं बात करूं तो परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि चाहे डायरेक्टर वो कंपनी में रहे ना रहे, कंपनी हमेशा चलती रहती है, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हमें चाहिए, मैक्सिमम हम लोग 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स रख सकते हैं। डायरेक्टर एक हमें इंडियन रेसिडेंट रखना ही पड़ता है। चौथा, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले 1 लाख रुपीस मिनिमम कैपिटल हुआ करती थी। आज भी कई लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं, तो काफी जगह लिखा हुआ होता है कि मिनिमम कैपिटल 1 लाख है। तो मेरे पास काफी लोग आके बोलते हैं कि नहीं मैम 1 लाख होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो 2 रुपीज से भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आउटसाइड अगर मैं बात करूं, आप सपोज आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्टर्स इसके अंदर लोन के थ्रू पैसा दे सकते हैं। डायरेक्टर्स के जो रिलेटिव्स होते हैं जैसे कि मदर, फादर, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, जो कि ब्लड रिलेशन है, वो कंपनी में लोन दे सकते हैं, या फिर बैंक से हम लोग ले सकते हैं या NBFC से ले सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मुझे मेरे फ्रेंड से कुछ पैसा लेना है उधार कंपनी में,
तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अलाउड नहीं होता है, वो डिपॉजिट्स कहलाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के कुछ फीचर्स अच्छे भी हैं तो कहीं कहीं पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस ज्यादा हैं, उसका रीजन मैं ये बोलूंगी कि आजकल जो स्टार्टअप्स हैं वो मेनली लुकआउट करते हैं कि हमें अपना बिजनेस जो है वो मिनिमम हमारी लाइबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास आइडिया है तो हमारे पास हमारे आइडिया का हमको फ्रूट मिलना चाहिए, दैट इज हम लोग को इन्वेस्टर्स मिलने चाहिए ताकि वो हमारे आइडिया में इन्वेस्ट करें और हम अपना बिजनेस रेज कर सके। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो कि आज के स्टार्टअप्स देखते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम सभी लोगों को अवेलेबल होते हैं। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग जो कि होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैं बोलूं तो एक नेक्स्ट स्टेप है, जो कि बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बाउंडेड होता है कि इसके अंदर मिनिमम 200 मैक्सिमम 200 लोग अपन लोग इन्वेस्टर्स रख सकते हैं। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि आप मार्केट में लिस्टिंग करा सकते हैं इसकी, BSE के ऊपर, NSE के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर आप इसकी लिस्टिंग करा सकते हैं। पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं आप कि आप हमारे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब इट इज फ्रीली ट्रेडेबल। आपकी जो सिक्योरिटीज है वो कोई भी बाय कर सकता है, कोई भी सेल कर सकता है। इसके अंदर जो सिक्योरिटीज होती है वो हमेशा डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा है, तो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो कि लिस्टेड होती हैं NSE के ऊपर या BSE के ऊपर। तो जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे हमने एक स्टार्टअप चालू किया, हमें 5 साल बाद, 6 साल बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो आइडिया है या हमारा बिजनेस है वो काफी ज्यादा फैल गया है, हमें और इन्वेस्टमेंट चाहिए या हमें पब्लिक का ग्रोथ चाहिए हमें, तो हम लोग लिस्टिंग की तरफ जा सकते हैं और मार्केट में अपना शेयर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है मिनिमम, कि इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स जो होते हैं मिनिमम हमें 7 रखने पड़ेंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है इसमें, कितने भी मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हमारे हो सकते हैं। सेम जो कैपिटल वाली रिक्वायरमेंट थी पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 5 लाख रुपीस की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, जो कि हट चुकी है और अब कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं 1% कंपनी की। मेरे पास काफी क्वेरीज आती हैं कि मैं सिंगल पर्सन हूँ, मेरा आइडिया है, मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मैं अपने फैमिली मेंबर्स भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं या मैं उनको बनाना नहीं चाहता, माय पेरेंट्स आर इन जॉब। तो मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला जो कि है 1% कंपनी। इसमें आप सिंगल ओन्ड आप अपना कंपनी ओपन कर सकते हैं, आप अपना कंपनी रन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप कहीं से भी मार्केट से फंडिंग नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन ये है, दिस इज अ 1% कंपनी। इसके अंदर एक ही शेयर होल्डर हो सकता है और एक ही डायरेक्टर हो सकता है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि शुरुआत में 1 साल 2 साल मैंने 1% चला ली, अब मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई अपना फंड्स लगाना चाहता है या कोई अपने नए आइडियाज के साथ आता है, उस केस में हम लोग 1% कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जब हमें लगे कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट हम लोग को चाहिए या हम लोग का मार्केट कैपिंग बढ़ रहा है तो हम इसको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जहां पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये पार्टनरशिप है या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या मुझे LLP बनानी चाहिए या मुझे प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है, LLP एक पार्टनरशिप फर्म का और एक प्राइवेट लिमिटेड का, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन में इसलिए कहूंगी कि 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स मिलके, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं वो मिलके अपनी एक कैपिटल इसके अंदर लगाते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं सेम पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या जो भी उनका कैपिटल का रेशियो होता है।
सेकेंड बेनिफिट इसका ये होता है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड का फीचर होता है। एलएलपी का एक और एडवांटेज ये है कि 40 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर होता है तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि एलएलपीज को लगता है इनिशियली कि हम लोग कंप्लाइंसेस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या लॉयर्स को या कंपनी सेक्रेटरीज को इतना हम लोग फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑडिट नहीं होता है तो आपकी काफ़ी सारी जो फीस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, और इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी कम होती है। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हमें इसमें चाहिए होते हैं, जो कैपिटल होती है। Urvashi, again I interrupting you. Your slides are not moving. Slides. Currently, I am on limited liability partnership. But I'm my screen is showing private limited company. Just a second. Is it fine now? Yeah, it's fine. Yeah, fine. Okay. Thank you. So अगर मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करूं तो इसमें मिनिमम हमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रिक्वायरमेंट होता है। कैपिटल का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पार्टनर्स जितना भी कंट्रीब्यूशन जिस भी रेशो में लाना चाहते हैं उस रेशो में लेके आ सकते हैं। सेम रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द पार्टनर शुड बी इंडियन रेसिडेंट। हमें जितने भी पार्टनर्स बनाते हैं एक हमें इंडियन चाहिए होता है। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि हमें इंडिया में कोई भी मीटिंग्स करनी है, कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो हमारे पास एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। अभी तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, तीनों कॉन्सेप्ट्स 4 कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, देखे हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं कंपनीज और एलएलपी के बीच में। आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि भाई क्या डिफरेंस होता है, हमें किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस का स्लाइड है ये, जिसके अंदर मैं बात करूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ये तीनों कंपनीज जो होती हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 रन करता है। एलएलपी के लिए एक सेपरेट एक्ट है जो कि है एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं होता है। जहां से भी जो भी रजिस्ट्रेशंस आप लेते हैं, लाइक आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया तो अब जीएसटी के थ्रू आपको कंप्लायंसेस पूरी करनी है। आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशंस लिए हैं तो आपको एमएसएमई के रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। पार्टनरशिप फर्म आपकी अगर रजिस्टर्ड होती है तो पार्टनरशिप एक्ट की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमें मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, इट्स अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी में ओनली 1 डायरेक्टर एंड ओनली 1 शेयर होल्डर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं आपकी। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म एक सिंगल ओन्ड फर्म होती है। डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हमें चाहिए। पब्लिक लिमिटेड में 3 डायरेक्टर्स, 1 पर्सन में 1। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर्स नहीं होते हैं लेकिन 2 पार्टनर्स हमें चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिंगल ओन्ड। नेमिंग ऑफ एंटिटी, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग को तो ये नेम ही चाहिए, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क इज अ टर्म जिसका मतलब होता है कि आपका जो भी ब्रांड नेम है वो ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है। आज अगर हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं, हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो हमारा नेम है वो पहले से किसी और ने ले तो नहीं रखा है। अगर किसी और ने वो नेम ले रखा है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि उनको वो नेम नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आगे चल के आपको लीगल नोटिसेस भी सर्व हो सकते हैं। हम हमेशा नेम चूज करने के पहले ट्रेडमार्क की साइट होती है, वहां पे हम लोग जा सकते हैं और वहां पे हम लोग का जो भी नेम है उसको उसकी क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो नेम अवेलेबल है या नहीं है।
इन केस वो नेम अवेलेबल है तभी हमें उस नेम के साथ प्रोसीड करना चाहिए। सेम अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो मिनिस्ट्री की साइट पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है। इन केस वो नेम अवेलेबल होता है, हम लोग ये सजेस्ट करेंगे उनको कि आप जो है इसका ट्रेडमार्क भी लें। ट्रेडमार्क क्यों जरूरी है कि आज अगर आप एक बड़ा ब्रांड बन जाते हैं और कल को आके कोई रजिस्टर कर लेता है, सपोज करिए 2 मंथ्स बाद ही कर लिया, किसी ने 3 मंथ्स बाद भी कर लिया, तो हमारा जो नेम है वो खराब हो जाता है। चाहे आपके पास उसका डोमेन हो, चाहे आप Amazon पे रजिस्टर्ड हो, चाहे आप कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो, वो आपको लीगल नोटिस भेज के आपका फर्म बंद करा सकता है। तो ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज है जो कि सबसे मैंडेटरी होती है आपका कोई भी सेटअप करने से पहले, ताकि आपका जो ब्रांड नेम है वो हमेशा सिक्योर्ड रहे फॉर दी लाइफ टाइम। अब बात आती है कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी में भी मिनिमम कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, आप किसी भी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनीज एक्ट के थ्रू आप कुछ भी रजिस्टर करते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, 1 पर्सन है या LLP है, वो सभी लिमिटेड लाइबिलिटी से बनते हैं। पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कई बार लोगों को ये मिलता है कि हमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हम लोग को फंडिंग देना चाहते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे रूट होगा, क्या हमें RBI की परमिशंस चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कैसे पैसा आ सकता है। तो मिनिस्ट्री ने इसका काफी आसान तरीका निकाल रखा है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू जाते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। आप अपनी कंपनी का एक वैल्यूएशन कराइए एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू, और वो वैल्यूएशन के ऊपर आप उसके अंदर पैसा ला सकते हैं आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द RBI। RBI बोलता है आप ये स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं, ये फॉर्म्स फिल करिए और आप अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अगर आप पार्टनरशिप फर्म करते हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हैं तो उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। अब अगर मैं कंप्लायंसेस की बात करूं तो कंप्लायंसेस जो होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1 पर्सन LLP में काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसकी जो कंप्लायंस कॉस्ट होती है वो भी ज्यादा आती है। रीजन बिहाइंड कि आपको ऑडिट्स करानी है, आपको ROC कंप्लायंसेस करानी है, GST कंप्लायंसेस करानी है, तो इसकी जो कॉस्ट है ऑफ द ईयर अगर मैं बात करूं एनुअल कॉस्ट, तो वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में आपको ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ एक नॉर्मल ITRs वगैरह फाइल करनी होती है, तो उसका कॉस्ट जो होता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि मुझे टैक्स क्या पे करना है अगर मुझे प्रॉफिट्स होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो टैक्स रेट चलती है दैट इज 22%, 25%, मतलब अलग अलग कैटेगरीज पे रेट्स हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके अंदर 15% रेट्स भी डिफाइंड हैं आपका। LLP की अगर मैं बात करूं तो उसमें 30% फ्लैट आपको यू हैव टू पे जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में 30% का स्लैब चलता है। प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल स्लैब रेट्स चलते हैं, जो कि इंडिविजुअल अगर आप एक सैलरीड पर्सन है जिस तरह से आप पे कर रहे हैं कि आपका 2,50,000 का स्लैब है, देन 5 लाख का स्लैब है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में वो स्लैब चलता है। तो ये एक डिफरेंस स्लाइड था जिसमें आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि कौन सी फर्म में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या कंप्लायंसेस हमें करने होते हैं, क्या मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है या क्वेश्चंस हैं तो अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो आप लोग का कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। मैम 3 क्वेश्चन है मेरे। हाँ जी, आवाज आ रही मैम? आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, पहला क्वेश्चन ये जो ट्रेडमार्क का आपने बताया है ना, वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ से अपने चेक कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क किसी का रजिस्टर्ड है या नहीं? सर ट्रेडमार्क के लिए IP इंडिया ऑनलाइन की वेबसाइट है, मैं अभी आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। वहां पे आप जाके इसमें एक और चीज हमें देखनी पड़ती है, ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस होती हैं।
जैसे सपोज करो आप बोलते हो कि जो स्टार्टअप है वो कुर्तीज का काम करता है, मतलब रेडीमेड क्लोथिंग का काम करता है, तो उसकी क्लास 25 होती है। कोई बोलता है मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, तो क्लास 20 होती है। तो ये सभी क्लासेस वहाँ पे मेंशन्ड भी हैं, तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। इफ यू गिव मी द परमिशन, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन है मैम कि जैसे 1% कंपनी है कोई भी, क्या वो बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रोप्राइटर वगैरह या पब्लिक कंपनी, इस टाइप से? हाँ, आप प्राइवेट लिमिटेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जो भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या वो अपनी सकता है इस टाइप से? गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कोई कंपनी रन कर सकता है? सर देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है वो कंपनी रन तो नहीं कर सकता है, लेकिन आप उसके अंदर शेयर होल्डर बन सकते हो। आप उसके अंदर सर जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स में भी इसमें काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो भी पर्सन सर्विस में होता है, मैं बोलती हूँ कि अगर वो प्राइवेट सर्विस में भी होता है तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है और कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब ये होता है सर कि वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, कि साल भर में सपोज करो उस कंपनी में 4 मीटिंग हुई, तो उसने सिर्फ वो 4 मीटिंग अटेंड करी है और अपनी एक प्रोफेशनल सर्विस दी है कंपनी को कि भाई मेरा इसमें स्पेशलाइजेशन था, तो मैंने सिर्फ इनको एक स्पेशलाइजेशन दिया है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं आप, और शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है, ये जो आप बता रहे हैं कंप्लीट प्रोसेस का, कोई हैंड्स ऑन या प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कंपनी को रजिस्टर किया जा सकता है, प्रोसेस के बारे में थोड़ा? बिल्कुल सर, मैं प्रोसेस भी बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने को नेम आइडेंटिफाई करना होता है कि कंपनी का क्या नेम अपने को रखना है। तो अपन सबसे पहले ट्रेडमार्क की साइट पे सर्च करेंगे कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं है, फिर मिनिस्ट्री की साइट पे चेक करेंगे कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं है। एक बार अगर हमारा नेम फिक्स हो जाता है, नेमिंग की भी गाइडलाइंस होती है कि आप कॉमन, जैसे सपोज कीजिए आप काम करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी का, तो आपको मीडियम जो मिडिल वर्ड होता है वो आपने टेक्नोलॉजी रख लिया, सॉफ्टवेयर रख लिया, इन्फोटेक रख लिया, फिर आगे प्राइवेट लिमिटेड, तो एबीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड सपोज कीजिए ये नाम अपन ने फिक्स किया। फिर उसके बाद हमें बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उनके, जैसे आपके बेसिक केवाईसीज होती हैं, फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड्स, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ हो गया आपका, जैसे रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ये सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट होती है, उस पर हमें एक लॉगिन करना होता है और ये सारी डिटेल्स जो है ऑनलाइन फिल होती हैं। ये सारी ऑनलाइन फिल होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स लगते हैं। उसके बाद लास्ट में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या लॉयर का सर्टिफिकेशन होता है इसमें। तो मेरे पास काफी सारे आते हैं लोग जो पूरा फॉर्म भर के आते हैं और बोलते हैं मैम आप सिर्फ सर्टिफिकेशंस कर दीजिए, हमने सब कुछ बना दिया। सो आई थिंक आजकल ऑनलाइन सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि कंपनी कैसे बना सकते हैं, तो लोग को आजकल बहुत नॉलेज है इन सब चीजों का। एक रिक्वेस्ट और थी आपसे, जो अपना आई स्टार्ट का ट्विटर पेज है वहाँ पे जो पीपीटी है आप अपलोड करके शेयर कर सकें तो सबके साथ बाद में। बिल्कुल, मैं सबको शेयर कर दूंगी, तो वो लोग आपको मेल या आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। ट्विटर पे शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा मैम। कोई वीडियोस हैं कंपनी रजिस्टर करने की प्रोसेस के बारे में, तो वो भी शेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल सर। प्रेजेंटेशन के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रोसेस मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। सिमिलरली उर्वशी जी, आप जो एक बार बता रहे थे ना ट्रेडमार्क का चेक करने के लिए जो वेबसाइट है, प्लीज वो आप चैट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए आप। हाँ, मैं वो चैट बॉक्स में क्या मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है आप लोगों को? यस यस यस। ट्रेडमार्क की साइट विजिबल है? नो, आपकी जो पुरानी स्लाइड्स है ना, डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड एलएलपीज। ओके, जस्ट अ मिनट। आई थिंक अभी आपको विजिबल होगा। हाँ, यस यस। ये ट्रेडमार्क की साइट है, मैं आपको चेक करना भी बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्लास आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेरी कौन सी क्लास है। Yeah, Urvashi, could you do a little bit zoom? Yeah, now it's proper visible. Thank you. हमें सबसे पहले हमें क्लास डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि मेरा रेडीमेड कुर्तीज का काम है, तो उसकी क्लास 25 है। आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी नेम आपको लगता है वो नेम आपने यहाँ पे डाल दिया। सपोज कीजिए आपने ज़ारा डाला,
अब ज़ारा से रिलेटेड जितने भी नेम्स होंगे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे ज़ारा है, इसका स्टेटस क्या है वो भी आप देख सकते हो, किसके नेम पे रजिस्टर्ड है, कब उसने अप्लाई किया था, उसकी वैलिडिटी क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आप ऑनलाइन इस गवर्नमेंट वेबसाइट से चेक कर सकते हो। सो देयर आर अराउंड 138 एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर ज़ारा वर्ड आ रहा है। ज़ारा के प्रीफिक्स भी हो सकता है, ज़ारा का सफिक्स भी हो सकता है। अगर हम सिर्फ आपका कैसे पता चलेगा क्लास जैसे सॉफ्टवेयर है तो उसकी क्लास मेरी कौन सी क्या बोल रहे हैं सर? सॉफ्टवेयर कोई कंपनी है तो उसकी क्लास कैसे पता लगेगी कौन सी क्लास में है? सॉफ्टवेयर सर देखिए, आप यहाँ पे क्लास डिटेल्स दिख रहा है आपको, क्लास डिटेल जहाँ पे मेरा कर्सर है। मैंने कंप्यूटर के साथ में खोल रखा, हाँ दिख रहा है इसमें। ये क्लास डिटेल्स पे अगर मैं जाऊंगी, यहाँ पे आपको जिस भी टर्म को सर्च करना है, जैसे आपने मुझे बोला कि आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास है, तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे लिखना है और सिर्फ सर्च पे क्लिक करना है आपको। तो जो भी आपका आइडेंटिकल होगा वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपकी क्लास है, ये उसका टर्म है। जैसे आपने बोला मेरा न्यूज़पेपर है, तो मैं न्यूज़पेपर लिखती हूँ। तो आपका न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। ट्रेडमार्क में एक और चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ट्रेडमार्क में क्या होता है, जो गवर्नमेंट फीस होती है वो पर क्लास डिसाइड होती है, जो कि होती है 4500 रुपीज। आप जितनी भी क्लास में चाहें उस क्लास में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और आप 4500 रुपीज गवर्नमेंट फीस पे कर सकते हैं। और कोई डाउट्स इससे रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड? आगे चले हम लोग। यस ओके। ओके, अब हम बात करते हैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले मैं बात करूं तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन मिलता किसको है, एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप जो है सबसे पहले DPIT ने स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने हर स्टेट को एक अथॉरिटी दी कि वो लोग अपना खुद का एक स्टार्टअप खोल सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो आज हम लोग आई स्टार्ट राजस्थान की तरफ से इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। तो आई स्टार्ट राजस्थान जो है, राजस्थान के जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उन सबको मेंटरशिप्स दे रहा है, काफी सारे इंक्यूबेशन सपोर्ट्स दे रहा है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती है लाइक फंडिंग की, आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए रिलेटेड टू मार्केटिंग, मतलब जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है आज अगर रीजनली, तो वो आई स्टार्ट राजस्थान कर रहा है। सेम वे में DPIT स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है, इट इज ऑन अ नेशन वाइड। उनके भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं, काफी सारे टर्म्स होते हैं जो कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उनके जो भी अवार्ड्स होते हैं वो सब आपको उनकी साइट पे अवेलेबल है। बट जो राजस्थान बेस्ड स्टार्टअप्स हैं या जो स्टेट वाइज स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो वो उन बेनिफिट्स को ले नहीं पाते हैं। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि हम लोग वहां तक अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हर स्टेट में एक अपना हब बनाया है
ताकि आपको एक साइड बाय साइड सपोर्ट मिलता रहे। एंड आई थिंक आई स्टार्ट राजस्थान से मैं जुड़ी हुई हूँ एंड इट हैज बीन सपोर्टिंग वेरी गुड टू ऑल द स्टार्टअप्स। जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने सीट्स दे रखी हैं एंड दे कैन यूज द सर्विसेज। अभी हम बात करते हैं कि एलिजिबल कौन कौन होता है। सबसे पहली चीज होती है कि आप एक या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने चाहिए, या आप एलएलपी होने चाहिए, या फिर एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो स्टार्टअप के लिए रजिस्टर नहीं कर सकती। कोई भी स्टार्टअप 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग, अगर उसने एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ को एक्सीड कर लिया है तो वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में नहीं आता है। और आपका जो आइडिया होना चाहिए वो बहुत ही इनोवेटिव होना चाहिए, किसी भी तरीके का हो, लाइक इन सर्विस सेक्टर हो या प्रोडक्ट बेस्ड सेक्टर हो। वो आपका जो कम्युनिटी है उसको एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है और इट इज डूइंग मतलब एक स्केलेबल आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए, तभी वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है। अगर हम स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आई स्टार्ट राजस्थान की वेबसाइट है, आप एसएसओ के ऊपर लॉगिन करके वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी कंपनी को। बेसिक डिटेल्स हमें वहां पे फिल करनी पड़ती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, और 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कि आपका स्टार्टअप क्या है, क्या आपका इनोवेटिव आइडिया है, कैसे आपका स्टार्टअप आइडिया आपकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंट है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास होना चाहिए कि हमारा स्टार्टअप क्या दे रहा है पब्लिक को। जब हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा स्टार्टअप एक स्केलेबल बिजनेस है या उसका एक इनोवेटिव आइडिया है, तभी हम लोग आई स्टार्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 क्वेश्चंस जो वहाँ पे पूछे जाते हैं उसका हमें एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग करना पड़ता है कि हम लोग का एक्चुअल में बिजनेस कहता क्या है। एंड आई विल से कि जब मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि मैम आप हमारा ड्राफ्ट कर दीजिए कि हम लोग को ये आई स्टार्ट मिल जाए, एंड एक्चुअली उनके इतने प्रोडक्टिव आइडियाज नहीं होते हैं, बट जब हम उनको गाइड करते हैं कि सर आप इसके अंदर ये इस तरीके का आप इनोवेटिव सेटअप करो और इस तरीके से आप आई स्टार्ट पे अप्लाई करो, एंड उन्होंने एक्चुअली उस आइडिया को यूज किया एंड उनका काफी अच्छा ग्रोथ भी हुआ है। तो जब आप सोचते हो किसी क्वेश्चन के बारे में कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, तब हमें लगता है कि यार हम लोग ये चीज मिस कर रहे थे, जो कि इस क्वेश्चन ने मुझे लगा कि नहीं यार मुझे ये चीज करनी चाहिए, तभी मैं इनोवेशन में जा सकता हूँ। अब हम बात करते हैं जो आई स्टार्ट। उर्वशी, जस्ट मिनट, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा सभी मेंटर प्रोफेसर्स के लिए। जैसा कि अभी देखिए उर्वशी ने जो बताया आप लोगों के लिए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, वही हमारे स्टार्टअप के लिए एलिजिबल है। लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि राजस्थान एक पहला राज्य है जिसने कि स्टूडेंट, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं और स्कूल स्टूडेंट हैं और रूरल जिसमें कोई भी सोसाइटी है या ट्रस्ट है, वो लोग भी एलिजिबल राजस्थान गवर्नमेंट ने पहली बार इन लोगों को किया है, जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए। बट अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो अभी जैसे स्टार्टअप इंडिया की हम गाइडलाइन देखें तो उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और पार्टनरशिप को ही एलिजिबल माना गया है। तो आप इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे राजस्थान में हमने स्टूडेंट्स और रूरल वाले जो हमारे इनोवेटिव आइडियाज वाले स्टार्टअप्स हैं उनको भी हमने एलिजिबल माना है। या प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल। मैं बात करें हम लोग बेनिफिट्स की, जो आई स्टार्ट राजस्थान हमें बेनिफिट्स दे रहा है, तो सबसे पहला है कि इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। एक बेसिक फॉर्म है जिसको आप फिल कर सकते हैं और एंटायर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपके कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं वो फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 10 to 15 डेज आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, अगर आपका स्टार्टअप एलिजिबल है तो आपको आई स्टार्ट रजिस्ट्रेशन की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट और एक कार्ड मिल जाता है। सेकेंड है इंक्यूबेशन सपोर्ट। आई थिंक इंक्यूबेशन सपोर्ट इज दी, मतलब ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि हमें आई स्टार्ट राजस्थान दे रहा है। दैट इज ऑल्सो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेक्नो हब जो इन्होंने बनाया है वो बहुत ही अच्छा मतलब है, जहाँ पे आप दूसरे लोगों से भी मिल सकते हो, जो दूसरे स्टार्टअप्स हैं आप उनसे भी एनकरेज हो सकते हो, उनकी सर्विसेज आप ले सकते हो, उनकी सर्विसेज आप उनको दे सकते हो। यहाँ पे मेंटोर्स अवेलेबल हैं, काफी सारे मेंटोर्स हैं यहाँ पे जिनसे मैं मिली हुई हूँ। वो आपको हमेशा गाइड करते हैं। अभी काफी सारे प्रोग्राम्स जैसे कि आपने सुना होगा, एसओ पे जाना, एसआईपीएफ पे जाना, आप कार्ड निकाल दे।
प्लीज कंटिन्यू। या सो इंक्यूबेशन सपोर्ट सबसे अच्छा सपोर्ट है जो कि आई स्टार्ट राजस्थान अभी ऑफर कर रहा है। फंड रेजिंग में सपोर्ट आई थिंक बहुत अच्छा सपोर्ट है जो कि इंक्यूबेशन के थ्रू जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको मिल रहा है। तो मेंटोरशिप जो काफी अच्छी यहाँ पे जैसे मनीष जी हैं, सो काफी अच्छा सपोर्ट है जो इन सब के थ्रू हम लोग को मिल रहा है। इनका जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो पुराने स्टार्टअप्स के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस ये लोग हम लोग के साथ शेयर करते हैं जो कि आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं कि क्या चीज को हम लोग ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। फंडिंग स्कीम राजस्थान की जो स्टार्टअप पॉलिसी थी वो 2015 में आई थी और जो इनकी फंडिंग स्कीम थी लाइक अभी कोरोना में एक काफी अच्छी फंडिंग स्कीम आई थी जहाँ पे लोगों को सपोर्ट किया गया था थ्रू द फंडिंग। एंड मेरे का 2 to 3 स्टार्टअप्स थे जिनको आई थिंक ये फंडिंग मिली थी। सो दे वर लाइक वेरी प्राउड ऑफ इट कि आई स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग को ये फंडिंग मिली है। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्यूरेट की, तो क्यूरेट एक बेसिकली एक मैकेनिज्म है जहां पे आपको एक बेसिक आपका पिच डेक जो होता है वो सबमिट करना होता है और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है कि आर यू एलिजिबल फॉर क्यूरेट स्टार्टअप और नॉट। तो आपको अपने बिजनेस प्लान्स, आपके आगे के 5 ईयर फोरकास्टिंग, तो जब आप लोग को ऐसा रियलाइज होगा जब आप ये पिच डेक बना रहे हैं आपका माइंड एकदम खुल चुका है कि मुझे मेरे स्टार्टअप को लेके करना क्या था और मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या करूंगा। तो आई थिंक ये फॉर्म फिल करना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हम लोग को कहाँ होना चाहिए अगले 5 ईयर्स में। एक और सबसे अच्छा जो आई स्टार्ट ने लॉन्च किया है वो है ई बाजार, जहाँ पे गवर्नमेंट टेंडर्स जो हैं उसके थ्रू आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ई बाजार पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सॉरी मनीष, आई वुड लाइक टू आस्क, सर्विसेज के लिए भी है क्या ये चीज? यस, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज दोनों ही इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और जिन स्टार्टअप्स का क्यूरेट हम कर देते हैं यानी कि एक स्कोर दे देते हैं ब्राउन, सिल्वर या गोल्ड कैटेगरी, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबको एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डिपार्टमेंट डायरेक्ट टेंडर दे सकता है। तो आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये भी अगर किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट की जरूरत है तो ई बाजार के थ्रू डायरेक्ट हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनसे परचेज कर सकते हैं। किसी और के क्वेश्चंस हैं आई स्टार्ट को लेके, कुछ भी रजिस्ट्रेशंस या बेनिफिट्स? जैसे हमारे कॉलेज से 44 स्टूडेंट्स ने अप्लाई रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो मैंने जो रजिस्ट्रेशन है वो SSO ID से करवा लिया। आगे का जो आप बता रहे हैं ये जो फिक्स डेट है पूरा प्लान करने का है, तो ये कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा, हम लोग करवाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, बच्चे तो सब चीज़ समझते नहीं है। तो ना ही अभी इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ कि उन सब बच्चों को बैठ के हम सबको प्लान और सब लिए करवा सकें। इन बच्चे हमें पूछते आके, हम कहते हैं कि वेट करो, तो उसमें क्या कैसे करना पड़ेगा? वो आगे का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा समझ में आता है कि हमको करवाना है, बच्चे है कैसे, क्योंकि बहुत टेक्निक। सर मैं आपकी बात समझ गया। देखिए जैसे कि धीरे धीरे करके हमारी आउटरीच प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे कि उदयपुर, कोटा भी हो चुका है, भरतपुर हो चुका है, अभी बीकानेर भी होने वाला है। सिमिलरली जो हमारी बात हुई थी हब एंड स्पोक्स के तरीके से कि हमारा सबसे पहले BTH जो कि भामाशाह टेक्नो हब है बना हुआ झालाना में, वो संभालता है अपने 7 संभाग में, जिसमें अगर बात करूं उदयपुर की, कोटा की और भरतपुर की। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे आई स्टार्ट नेक्स्ट करके इंक्यूबेशन बन चुके हैं, अपकमिंग धीरे धीरे और जगहों पर भी आएंगे और संभागों में। उसके साथ साथ विभाग ने इंक्यूबेशन सेल के लिए 33 कॉलेजेस को और स्कूल्स को फाइंड आउट कर लिया है सर। वहां पर भी धीरे धीरे करके इंक्यूबेशन सेल्स बनेंगी, आप लोगों की ट्रेनिंग होती रहेगी, तो धीरे धीरे करके चीजें सर कम अप होंगी। तो आपने जो बताया कि आपके स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर दिया है, तो कंटिन्यूस आप देखना सर, हमारी टीम आपके टच में है। आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है उसको टीम खुद से बताएगी सर अभी आपके लिए, तो आप उसमें ज्यादा इतना चिंतित ना हो। क्वेश्चन है सर बताइए। ये जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंक्यूबेशन सेल बन रहे हैं, इनमें क्या फैसिलिटी रहेगी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? सर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अभी जैसे कि मैं संभाग लेवल की बात करूंगा, संभाग और डिस्ट्रिक्ट दोनों में इतना फर्क रहने वाला है कि संभाग लेवल पे जो हमारे आई स्टार नेक्स्ट इंक्यूबेशंस रहेंगे, यहाँ पर ज्यादा सीट रहेंगी, ज्यादा स्टार्टअप्स अपने आप को इंक्यूबेट कर सकते हैं।
उसी तरीके से इंक्यूबेशन सेल में भी हमारी आईटी नॉन आईटी दोनों तरह की सीट रहेंगी। आईटी सीट के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कंप्यूटर दिया जाएगा जिस पर कोई भी अपनी वेबसाइट रिलेटेड काम है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई काम है उसको कर सकते हैं। नॉन आईटी सीट में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग यूज कर सकते हैं, लाइक मेंटरशिप यूज कर सकते हैं, वहाँ का इंटरनेट यूज कर सकते हैं, वो प्लेस एज ए ऑफिस यूज कर सकते हैं, बट अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू वो काम कर सकते हैं वहाँ पर। और कोई क्वेरी सर आपकी? सर मेरी बात हाँ सर, ये सवाई माधोपुर जिला है वो कोटा शैक्षणिक संभाग में आता है और इसको भरतपुर में जोड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर। सर उसके लिए शायद एक बार बात भी हुई थी, क्योंकि अगर हम जो प्रशासनिक संभाग के रूप में अगर हम बात करें तो ये भरतपुर डिवीजन के अंदर आता है। नहीं सर, हमारे क्या है बहुत दूर पड़ता है, भरतपुर डिवीजन 250 किलोमीटर पड़ता है सवाई माधोपुर से, और कोटा पास में पड़ता है। एजुकेशनल डिवीजन लिखा हुआ है जो पोर्टल है उसमें, एजुकेशनल डिवीजन लिखा हुआ है। तो बच्चे क्या है मिसगाइड हो रहे हैं और कोटा से पढ़ते जा रहे हैं वो। नहीं, वो तो सर जहां से उनको कंफर्ट लगे वो भर सकते हैं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि अगर आपका कोटा में नहीं आ रहा है तो कोई चैलेंज है उसमें। हम जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो कोटा से भर रहे हैं, वो मिसगाइडेड हो रहे हैं कि कोटा संभाग आता है तो कोटा में फिर सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट उनको मिलता नहीं है जिले में, तो वो क्या कोटा भर देते हैं फिर। अब ठीक है सर, मैं इसको नोट कर लेता हूँ सर। एक बार मैं अपने अधिकारीगणों से डिस्कशन के बाद में आपको कोई आंसर कर पाऊंगा इसके लिए, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर बिल्कुल, बताइए बताइए। जैसे आपने कहा कि जो आइडिया जो है बाद में आपकी टीम हमसे डिस्कस करेगी, लेकिन मैंने आपके जो डिपार्टमेंट में दो लोगों से बात की, उन्होंने कहा नहीं आइडिया तो आपको अभी सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आइडिया बच्चे कैसे सबमिट करेंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ बन रहा है। दूसरी बात, अभी बच्चों को इतना आइडिया भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब दिसंबर में जयपुर गए थे टेक्नो हब पे, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको सब बच्चों को लेके यहाँ आना है, तब हम सब डिस्कस करेंगे। तो वो बात आज तक दोबारा हुई नहीं। तो एक तो प्लीज इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आइडिया का पूरा कब सबमिट करना है। और दूसरी बात जो अभी एक सर ने बताई कि जब डिवीजन सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम एक तो है जो डिवीजन जो गवर्नमेंट बना रखे हैं, 7 जो डिवीजन है भरतपुर, जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, हम लोग जैसे बीकानेर सिलेक्ट करते हैं तो हमारा चूरू नहीं आता है। ये एक एक्चुअली एजुकेशन डिवीजन है, जब चूरू सिलेक्ट करेंगे तब चूरू आएगा। तो उसमें शायद कहीं कंफ्यूजन है, बच्चे भी कहते हैं साहब जैसे बीकानेर सिलेक्ट करते हैं तो चूरू नहीं आता, बच्चा थोड़ी बीकानेर जाएगा। तो थोड़ा सा वो आप उसमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए उसमें साइट पे कि जब बीकानेर सिलेक्ट करेंगे तो चूरू आए। इसमें हम लोग जब चूरू सिलेक्ट करेंगे तो ही चूरू आता है, बीकानेर में से आता नहीं चूरू। तो थोड़ा सा उसमें आप साइट पे एक बार चेक लीजिए प्लीज आप सर। जी मैं नोट कर लिया सर आपको। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो और कोई क्वेरी है? कंटिन्यू करें हम सेशन को अपने को। एक सर बच्चे को ले जाना होता है जो यहाँ संभाग स्तर पे लेके जाते हैं, तो उनका जो टीएडीए है वो कौन देगा सर? सर इसके लिए मेरे पास अभी कोई दिशा निर्देशन नहीं है सर, मैंने अगेन इसको भी नोट किया है सर आपके इस क्वेश्चन को। हमारे मेंटर्स के लग गए हैं, तो मेंटर्स ने खर्च किया है। जब हम सवाई माधोपुर से 250 किलोमीटर गए और फिर वहां से भरतपुर से भी क्या 15 किलोमीटर दूर है इंक्यूबेशन सेल, तो अभी हम कहाँ जाएं सर? नहीं, मैंने आपका सर ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है सर, नोट करके मैं आपको बताऊंगा सर इसका। सर इसी बात में और कहना चाहूंगा कि जैसे कॉलेजेस में हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हमने फ्लेक्स बनाए हैं, पैम्पलेट छपवाए हैं, तो उसके लिए तो ना तो कोई बजट दिया हमें, ना ही आप लोगों को पैम्पलेट दिए हमें, सब हम अपने खर्चे पे करवा रहे हैं। और जब मैंने इस बात पे आपके यहाँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो पैम्पलेट है वो अभी अप्रूवल के लिए गया हुआ है, वो आएगा तब छपेगा। मतलब वो इस तरह से हमें बच्चों की तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम कुछ जानते नहीं। अप्रूवल पे को थोड़ी 2 महीने लगते हैं, या तो वो कहेगी भाई आपको अपने लेवल पे प्रिंसिपल कहते हैं साहब हम लोग क्यों प्रिंट करवाएंगे, तो उसके पैसे हम अपनी जेब से दे रहे हैं। पैम्पलेट हमने प्रिंट करवाए, फ्लेक्स प्रिंट करवाया, ऐसे तो नहीं बच्चों को जाके सब ने माइक पे बोला और सब बच्चे सब चीज समझ गए। उनके पास कुछ हैंडआउट्स भी होने चाहिए, वो सब प्रिंट करवा रहे हैं लोग। तो सर उसके लिए आपकी तरफ से आप कुछ पैम्पलेट भिजवाए 5-7 हजार। जैसे आपने 30 अप्रैल बढ़ा दी डेट, तो वो ग्रुप में कहीं कोई मैसेज नहीं आया। हम लोग 11 तारीख कर रहे थे, आज जब हमने वेबसाइट देखी उसमें लिख रखा 30 अप्रैल डेट बढ़ गई है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन तो ग्रुप में भी होना चाहिए कि डेट बढ़ गई है। तो ये सब होता नहीं है सर, थोड़ा सा प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। और जो मैटर है बच्चों में देने के लिए, अब बच्चों में अवेयरनेस कैसे करेंगे हम? सारी बात अब उनसे माइक में बोल थोड़ी बताएंगे। तो कुछ आपकी तरफ से सिंगल पेज का एक हैंडआउट हो जिसमें सारा प्रोसेस लिखा हो,
हमने बनाया भी है, ग्रुप में शेयर भी किया है, उस तरह का सबको मिले थोड़ा सा इजी रहेगा। क्योंकि जो एक्सपर्ट है, जैसे आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग सब चीजों को जानते हो, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सब जानने लगे हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है उसमें कई बार तो आपकी आवाज नहीं आती, कई बार हमारी नहीं आती, तो जो सारी बातें आप बताते हैं ना, वो ये मान लीजिए कि 60% 50% ही पूरी बात हम समझ नहीं पाते, क्योंकि कई बार ये नेटवर्क का इश्यू रहता है, तो फिर बच्चों की क्या हालत होगी। तो इस तरह से कोई अगर टेम्पलेट आप प्रिंट करवा के हमें एज सुन एज पॉसिबल 5-7 हजार भिजवा दें तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, नोट कर लिया है मैंने। Thank और you. सर इसको ऑनलाइन मीटिंग की जगह ऑफलाइन मीटिंग रखी जाए वो तो ठीक रहेगा। थोड़ा क्या क्या ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, नेटवर्क नहीं पड़ता है, कभी कहाँ समस्या आती है, कभी क्या समस्या आती है, इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है सर। आगे से अभी तक जब हमने ट्रेनिंग शुरू करी थी, कोविड का दौर था उस समय, अब कोविड का अभी नहीं है कुछ भी, तो धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ, जैसे कि हम आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसको भी हम फिजिकल ट्रेनिंग करना प्रारंभ करें। बिल्कुल 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 जी सर। और कोई सजेशन आप लोगों की तरफ से? अब जैसे सर आपने कहा में 28 उसको होनी है, अप्रैल को मीटिंग होनी, तो उसके लिए 5-7 दिन 10 दिन पहले आप अगर सर्कुलर डाल दें कि बच्चों को लेके जाना है, उनके लिए बस की, ट्रेन की क्या व्यवस्था होगी, ये सब थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाते तो हम लोग को बिना मतलब पैनिक नहीं होना पड़ेगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, मैं रखता हूँ बात। ओके। वही सर, हम खर्चे करते जा रहे हैं, कॉलेज कहती है कि हमारे पास में कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं है मेंटर खुद जाने कोई हमारे पास। मैंने आपके टीएडीए बैनर से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं नोट कर ली है सर। हम इसमें बात करते हैं एक बार मैं अपने अधिकारी गणों से राय ले लेता हूँ, फिर मैं आपको सूचित करता हूँ। ठीक है सर। या उर्वशी जी प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग ले रहे हैं एमएसएमई और उद्यम आधार का। एमएसएमई और उद्यम आधार फ्री ऑफ कॉस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस या कोई भी सर्विस एंटरप्राइजेस इसका बेनिफिट ले सकता है। पहले जो ये बेनिफिट था वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के लिए ही था, जिसको एक्सटेंड करके अब सर्विस एंटरप्राइजेस को भी दिया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कैटेगराइजेशन है माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और आपका मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होती है वो बेसिकली जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में लेस देन 1 CR है, 1 करोड़, और टर्नओवर 5 CR है। बाकी डिटेल्स आप स्लाइड में देख सकते हैं। जो कैटेगराइजेशन है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का। उद्यम रजिस्ट्रेशन का अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, जैसे कि आप लोगों को लोन्स के अंदर बेनिफिट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट में काफी बेनिफिट्स होते हैं। फिर इसके अंदर इन्होंने सेक्टर वाइज आपको डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई गर्ल्स हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सिलाई बुनाई का काम करते हैं तो हम उनको इस प्रकार का लोन देंगे। कोई विमेन एंटरप्रेन्योर है जो आपका मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्क इन्होंने असाइन कर रखे हैं कि कौन सा जो जिस इंडस्ट्री में है उसको उस प्रकार का लोन देंगे या सब्सिडीज देंगे, या उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करेंगे, या 1 साल तक किसी का इंटरेस्ट रेट लेते भी नहीं है। तो इससे काफी सारी स्कीम्स हैं जो कि हमको उद्यम रजिस्ट्रेशन में हमको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइएगा, क्योंकि लोगों ने काफी सारी वेबसाइट्स बना रखी हैं इसके लिए। जो आप फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद वो आपसे 500 रुपीज 1000 रुपीज चार्ज कर लेते हैं, जो कि जरूरत नहीं होती है। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन। वहां पे आपको आपकी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, नेम, पैन नंबर, फर्म का नेम, एड्रेस और आप क्या काम करना चाहते हैं। ये एक 5 to 10 मिनट्स का फॉर्म है जिसको आप भर के आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो एमएसएमई से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डाउट है, अगर आपको साइट जानना है तो मैं आपको साइट का लिंक दे देती हूँ। तो कोई भी स्टार्टअप हो, इररेस्पेक्टिव वो कुछ भी काम करता हो, आप एमएसएमई में उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसकी वेबसाइट पे भी गिवन है काफी सारी पॉलिसीज, वो आप पढ़ सकते हैं और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। एमएसएमई के मोस्टली बेनिफिट्स गवर्नमेंट बैंक्स ही देते हैं, प्राइवेट बैंक्स बहुत ही कम होते हैं जो कि इन सर्विसेज को देते हैं। तो आपको अगर अप्रोच करना है एमएसएमई बेनिफिट्स के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप गवर्नमेंट बैंक्स को ही अप्रोच करें। किसी को कोई डाउट है एमएसएमई से रिलेटेड?
ओके, अब हम बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशंस की। जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के लिए बहुत डाउट्स होते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसको रिक्वायरमेंट है, किसको नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि अगर आप गुड्स में डील करते हैं, प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, अगर आपका साल भर में 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर होता है, तभी आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी होता है। और अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो ये लिमिट 20 लाख है। तो अगर आप इस लिमिट को एक्सीड नहीं करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई ना करें। उसके पीछे ये रीजन है कि एक बार अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया, आपको हर महीने इसकी कंप्लायंसेस करनी पड़ती है और वो कंप्लायंसेस आपको काफी कॉस्टली भी पड़ जाती हैं और काफी सारी आपको अकाउंटिंग्स, आपकी बुक कीपिंग, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी बढ़ जाती है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है कि आज अगर हम राजस्थान में हैं लेकिन हम अपनी सर्विसेज या हम अपने गुड्स आउट ऑफ स्टेट बेच रहे हैं या सेल आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, लाइक आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपने मुंबई में अपना कोई भी गुड्स भेजा थ्रू ट्रक या जिससे भी आपने भेजा, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका टर्नओवर लिमिट एक्सीड नहीं करता, गुड्स के केस में 40 लाख और सर्विस इंडस्ट्री के केस में 20 लाख, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई ना करें। सेकेंड है कि अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब कि अगर आपकी अमेजॉन जैसी कोई वेबसाइट है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। या फिर अगर आप अमेजॉन पे अपने गुड्स रजिस्टर कराते हैं या फ्लिपकार्ट पे कराते हैं तो उन लोगों की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो इन केस अगर आपको नेसेसरी नहीं हो तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ना लें। अगर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप जीएसटी की साइट पे जाएं gst.gov.in, वहां पे भी बेसिक जैसे एमएसएमई में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सेम वही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि आपका नेम क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आप कौन से वार्ड में आते हैं, क्या काम करते हैं, आपको अपने एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह अपलोड करने हैं और 4 to 5 डेज में आपको जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट अप्रूव करके दे देता है। जैसे ही हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है उसके बाद हम बात करते हैं उसके कंप्लायंसेस की। जीएसटीआर 1 अगर आपने सुना हो या जीएसटीआर 3B रिटर्न, ये दो रिटर्न्स ऐसी हैं जिसका नाम आप सब लोगों ने शायद सुना होगा। 3B रिटर्न ऐसी है जिसमें आपने जितने भी सेल्स किए हैं सबकी एक समरी होती है कि आपने इस पूरे महीने में कितना सामान सेल किया है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे आपके प्रोडक्ट्स हो, जिसकी ड्यू डेट होती है 20th of every month। जीएसटीआर 1 होती है वो उनका एक क्लबिंग होता है जो कि जीएसटीआर 3B की तरह ही है। तो दोनों रिटर्न्स हम लोग को एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग को फाइल करनी पड़ती है, जो भी ऑप्शंस हमने चूज कर रखे हैं। कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि हमें रेगुलर जीएसटी कराना चाहिए या फिर हमें कंपोजिशन में जाना चाहिए। रेगुलर जीएसटी में उन लोगों को जाना चाहिए जिनका काफी सारे परचेजेस भी होते हैं। जैसे ड्यूरिंग द ईयर आपने सपोज करो आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो आपकी ड्यूरिंग द ईयर काफी सारे परचेजेस होते हैं जिनका हमें इनपुट मिल जाता है। कंपोजिशन में अगर हम रजिस्टर्ड होते हैं तो हमें उस चीज का इनपुट नहीं मिलता है, लेकिन कंपोजिशन में हमें ये फायदा होता है कि इसमें आपको एक बार ही रिटर्न भरनी होती है, ये एक एनुअल रिटर्न रहती है। आपको रिटर्न कंप्लायंसेस में बेनिफिट हो जाता है। जीएसटी से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स कंप्लायंसेस क्या होती हैं कि एक बार आपने कंपनी रजिस्टर करा दी उसके बाद आपको कितना टैक्स रिटर्न भरना है, क्या करना है। तो इनकम टैक्स आपकी जो कंपनी होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आपका नील टर्नओवर है तो भी आपको आईटीआर भरनी है, अगर आप 1 रुपए कमाते हो तो भी भरनी है, चाहे आप 400 करोड़ कमाते हो तो भी आपको आईटीआर भरनी है। लास्ट डेट जो होती है वो 30 सितंबर होती है हर साल की। ड्यू टू कोविड पिछले 2 साल 3 साल से जो है ये डेट्स एक्सटेंड होती जा रही हैं, लेकिन अभी इस साल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 30 सितंबर 2022 है। इन केस कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं तो ये डेट एक्सटेंड हो सकती है।
इनकम टैक्स की जो रेट है वो इस ईयर के लिए जो रेट्स हैं वो 25% है, और नेक्स्ट ईयर से जो है वो टर्नओवर के बेसिस पे भी 25% ही रहेंगी। उसके अलावा कोई कंडीशंस होती हैं तो वो 30% आपकी रेट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने अगर एक कंपनी सेटअप कर दी तो ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या क्या कंप्लायंसेस उसके करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको हर महीने उसके जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। आईटीआर फाइलिंग आपको पूरे साल में एक बार करनी होती है, जिसका ड्यू डेट मैंने आपको बताया 30 सितंबर है। टीडीएस की रिटर्न होती है, ये क्वार्टर वाइज भरी जाती है। हर क्वार्टर में आपने अगर किसी का टीडीएस काटा है तो आपको टीडीएस की रिटर्न भरनी होती है। फिर होता है एक आरओसी रिटर्न फाइलिंग। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अगर आपने जो भी बैलेंस शीट्स ऑडिट कराई हैं उन सभी को हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करना होता है थ्रू फॉर्म AOC4 और MGT7। फिर बात आती है ESI PF रिटर्न्स की। ESI PF रिटर्न्स तब एप्लीकेबल होंगी जब आपके 10 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे। इन दैट केस आपको ESI PF करनी होती है और इसकी ड्यू डेट 15th होती है। तो पहले ESI PF का आपका चालान कटता है, चालान कटने के बाद आपको उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके अलावा अगर हम कंप्लायंसेस की बात करें तो आपके जो भी बुक्स होती हैं, लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट है, वो सारे जो लेजर्स होते हैं वो सारे हम लोग को जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अकाउंटिंग के लिए उसके अंदर अपडेट करना होता है। जैसे सपोज करो आप टैली यूज करते हैं, बिज यूज करते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं वो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं और अपनी बेसिक अकाउंटिंग्स उसके अंदर कर सकते हैं, ताकि आपको भी ये एनालाइज हो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना आपने टर्नओवर किया है, कितना आपका किस चीज के ऊपर खर्चा हुआ है। सो बेसिकली अकाउंटिंग ये है कि आपको आपका बिजनेस एनालाइज करना होता है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशंस कैसे करने हैं, स्टार्टअप का क्या फायदा है, क्या कंपनी हमें फॉर्म करनी चाहिए या हमें LLP फॉर्म करनी चाहिए, उसके इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस क्या होते हैं, जीएसटी के क्या होते हैं। तो ये टॉपिक इन सब चीजों के आधार पे था। आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है इस चीज से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेरी है रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी फॉर्मेशंस, ट्रेडमार्क, स्टार्टअप्स? आप किन्हीं भी मेंटर प्रोफेसर की कोई क्वेरी है आज के सेशन से रिलेटेड तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार सभी मेंटर प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए ताकि सबको एक दूसरे देख सकें, क्योंकि ये हमारा लास्ट वीक है इस ट्रेनिंग को लेके। उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग चलती रहेंगी अभी। सर बताइए। सर मेरी जो क्वेरी है वो इस सेशन से रिलेटेड तो नहीं है। जो मेरे सुझाव क्वेरी है तो ये कि जो हम लोग जो स्कूल लॉगिन करते हैं उस स्कूल लॉगिन में जो बच्चों की लिस्ट आ रही है उस लिस्ट में अगर साथ में फोन नंबर भी विजिबल हो जाए तो हम लोग को इन फ्यूचर उनसे कांटेक्ट करने में इजी रहेगा, क्योंकि अभी उसमें उनके मोबाइल नंबर जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। और दूसरी मेरी जो क्वेरी है कि जैसे कॉलेज में है हम लोग तो रेगुलर बच्चे जो है उसमें अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स स्टूडेंट है या जिन्होंने कहीं और से ग्रेजुएशन किया है वो भी साथ में इसमें हम लोग अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग करवा रहे हैं ऑलरेडी इसमें। आप ये कह रहे हैं कि जो कॉलेज या स्कूल में आपके में नहीं है आप उनको अप्लाई करा रहे हैं, जो एक्स स्टूडेंट है आपके? जी ओके, तो उसमें क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं आप? नहीं, ये अप्लाई करवाना सही है गलत है? क्योंकि मैंने पहले पूछा था तो दोनों अलग अलग बातें आई, किसी ने कहा करवा सकते हैं, किसी ने नहीं करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा मीटिंग में डिस्कस करेंगे भी जो एक्स स्टूडेंट है और जिसने पहले कहीं से ग्रेजुएशन कर लिया है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जो स्कूल और कॉलेज का जो प्रोग्राम है वो उन्हीं लोगों के लिए जो उस समय उस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि काफी सारे कॉलम्स आप वहां पे देखेंगे कि आपके स्कूल का कोड क्या है, तो वो कैसे डाल पाएंगे एक्स स्टूडेंट? नहीं, अगर
तो लोहिया कॉलेज में अप्लाई कर रहा है तो लोहिया कॉलेज का कोड डाल दिया उसने? नहीं सर, एक्चुअली एक्स स्टूडेंट है तो हमारे दूसरे प्रोग्राम में जाएगा, फिर वो रूरल वाले प्रोग्राम में जा सकता है, नॉर्मल स्टार्टअप वाले। यहाँ के लोगों से मैंने एक बार मैसेज किया कि मेरी कुछ क्वेरी है, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा हाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है, अब आप दूसरी बात कर रहे हो। तो इस तरह से फिर ये जो कंफ्यूजन हो जाएगा सर, थोड़ा सा इसको और एक बार क्लियर कर देंगे ज्यादा अच्छा मैं रहेगा। एक बार सर टेक्निकल टीम से एक बार मैं बात करके और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। आना था कि मेरी कुछ क्वेरी है, फिर फोन आया, फिर उन्होंने पूछा, बोले हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं एक बार टेक्निकल टीम से क्रॉस चेक करूँ। उसके बाद फिर हम इंक्वायरीज को ले सकते हैं शायद उसके बाद। नहीं, मैं एक बार टेक्निकल टीम से आपसे कंफर्म करने के बाद दोबारा से मैं आता हूँ इसके लिए आंसर करूँगा। जी, ओके, थैंक यू। या थैंक यू मेंटर प्रोफेसर्स, आपने इतना समय दिया। ये हमारी लास्ट वीक की ट्रेनिंग थी, इसके अलावा कोई भी ट्रेनिंग्स होगी तो हम इसी व्हाट्सएप के थ्रू आपको सूचित करेंगे और एक साथ फिर इस प्लेटफॉर्म पे मिलकर ट्रेनिंग्स को करेंगे। अगर अभी आपको कोई, हाँ बताइए सर। सर अभी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं तो फिर बच्चे 2-3 महीने तक एंगेज रहेंगे फिर जी। तो फिर इस दौरान क्या फिर बच्चों को इसके बाद में आफ्टर जुलाई कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फिर बाद में भी, जिन बच्चों को तैयार किया जाएगा? एग्जाम है अभी, आपका कहना है कि अगले 3 महीने तक स्टूडेंट्स एंगेज रहेंगे, राइट? बिल्कुल सर। ओके, ठीक है सर, मैं इसको एक बार नोट किया है सर मैंने इसको भी, तो मैं आपके लिए बताता हूँ कॉल करके या ग्रुप में मैं एक बार आपको शेयर कर लूंगा सबके साथ में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। या थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू उर्वशी फॉर द वंडरफुल सेशन, थैंक यू। Welcome. Thank you. Yeah.